Hello friends, my name is Ritesh and I welcome you all to the Hindu analysis for this week. We will be covering all the important updates for the time period of February 7th to February 11th. So let's get started with the first update for today. Okay, so this week started with a very sad news for our country. Lata Mangeshkar ji passed away at the age of 92. We will look at her contribution and important updates which can be asked related to her. So, she was born as Hema, that means her childhood name was Hema. She was rechristened later as Lata, inspired by a character's name in her father's. So, her father's name was Deenanath Mangeshkar ji. उनका एक प्ले था भाव बंधन जिसमें ये कैरेक्टर था लता, तो उनका नाम इनिशियली हेमा था जिसे लेटर बदल दिया गया लता. ठीक है. इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में तकरीबन 7 डिकेड्स यानी तकरीबन 70 वर्ष से ज़्यादा उन्होंने काम किया. कई टाइटल्स उन्हें मिले, नाइटेंगेल ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ द मिलेनियम, क्वीन ऑफ मेलोडी, सुर साम्राज्ञी. ठीक है, कई तरह के टाइटल्स उन्हें दिए गए. तकरीबन 36 इंडियन लैंग्वेजेस में उन्होंने गाया. उसके अलावा कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस में भी काम किया, बट प्राइमरली जो उनके गाने हैं वो हिंदी, बंगाली और मराठी में हैं. अगर अवार्ड्स के बारे में बात करें, 3 नेशनल अवार्ड्स उन्हें दिए गए. इसके अलावा भारतीय सिनेमा का जो सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वो भी 1987 में उन्हें दिया गया. दादा साहेब फाल्के वाज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. भारत रत्न उन्हें मिला 2001 में. इससे पहले पद्म भूषण 1969 में और पद्म विभूषण 1999 में उन्हें मिल चुका था. तो सिविलियन अवार्ड्स लगभग जो भी हमारे टॉप मोस्ट सिविलियन अवार्ड्स थे उनसे उन्हें नवाजा गया. भारत रत्न प्राप्त करने वाली वो सेकंड फीमेल सिंगर थी, ओनली सेकंड फीमेल सिंगर आफ्टर एम एस सुब्बलक्ष्मी. ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था. फ्रांस ने उन्हें अपना सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर लीजियन डी ऑर्डर, ठीक है, लीजियन ऑफ ऑनर उनको 2007 में दिया गया. इसके अलावा वो राज्यसभा मेंबर भी रही 1999 से 2005 के बीच में. ठीक है, तो काफ़ी अवार्ड्स उनको दिए गए and she was a milestone in Indian music industry and of course it's a national loss. ठीक है, देखिए अब जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं. डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में. जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन ने हाल ही में अपनी इंटरिम रिपोर्ट सबमिट की और इंटरिम रिपोर्ट में उन्होंने लगभग पूरा इलेक्टोरल मैप वहाँ का चेंज कर दिया. काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके सजेशंस रहे. हम J&K डिलिमिटेशन कमीशन के सजेशंस के बारे में बात करेंगे, J&K की डिलिमिटेशन टाइमलाइन देखेंगे और साथ साथ बात करेंगे डिलिमिटेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में. हिंदुस्तान में डिलिमिटेशन कब कब हुआ है, पूरा बैकग्राउंड आज हम कवर करेंगे. तो J&K डिलिमिटेशन कमीशन इज हेडेड बाय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई. ठीक है, और जून 2021 में ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू की गई थी. हाल ही में इन्होंने अपने प्रपोजल सबमिट किए हैं विच बेसिकली significantly changes the electoral map of Jammu and Kashmir. अच्छा, तो थोड़ा पहले ये समझते हैं कि बिफोर ये डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम शुरू किया, जम्मू कश्मीर असेंबली का स्टेटस क्या था. ठीक है, तो J&K स्टेट में 87 मेंबर असेंबली थी. ठीक है, अब ये समझना जरूरी है कि 2019 में जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया. इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक कॉमन स्टेट हुआ करता था, है ना, एक यूनिफॉर्म स्टेट हुआ करता था और उसमें 87 सीट्स थी जिनमें 37 सीट्स जम्मू की थी, 46 सीट्स कश्मीर की थी और 4 सीट्स लद्दाख की थी. ठीक है, तो अब लद्दाख अलग हो गया तो 87 - 4 83 सीट्स ही रह गई. ठीक है, इसके अलावा 24 सीट्स इसमें जो थी वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की थी. ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं आर्टिकल 370 को अब्रोगेट करके जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया. तो टोटल सीट्स कितनी रही, 87 - 4 लद्दाख तो अलग चला गया तो 83 और ये 24, तो कुल मिला करके 107 सीट्स आप पूरा जम्मू कश्मीर का मान लें. अभी हुआ क्या है कि इसमें जो है 7 सीट्स बढ़ा दी गई हैं. ठीक है, जो रिकमेंडेशंस अभी जो J&K डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस हैं उन्होंने 7 सीट्स बढ़ाई है. हालांकि मैं आपको बताऊं जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया उसी समय बात कर दी गई थी कि 7 सीट्स बढ़ाई जाएंगी
प्रैक्टिकली जो डिलिमिटेशन कमीशन ने किया उन 7 सीट्स को उन्होंने ये बताया कि कहाँ कहाँ ये 7 सीट्स होंगी, बट ये पहले ही डिसीजन ले लिया गया था कि 7 सीट्स जो है वो बढ़ाई जाएंगी। तो इट एडेड 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम 83 टू 90। यहाँ पर 87 लिखा हुआ है क्योंकि JNK प्लस लद्दाख है, बट अदरवाइज लद्दाख के जाने का 83 सीट्स रह गई थी, प्लस 7 किया तो 83 प्लस 7 90 सीट्स हो गई है। ठीक है, और इन टोटल कितनी हो गई है 90 प्लस 24 दैट इज 114 सीट्स। ठीक है, बेसिकली जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन को ऑलमोस्ट एट पार ले आया गया है। आपको याद होगा 37 सीट्स जम्मू में थी, 6 सीट्स जम्मू को दी गई है, तो 37 प्लस 6 43। कश्मीर में 46 सीट्स थी, 46 प्लस 1 47 सीट्स। तो अभी जम्मू में 43 है, कश्मीर में 47 सीट्स है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एट पार इन सीट्स को ले आया गया है। ठीक है, बेसिकली दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इलेक्टोरल गेन्स। अगर आप थोड़ा सा डीपली सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज थी, डिलिमिटेशन कमीशन ने टेरिटोरियल बाउंड्रीज को भी रीड्रॉ किया है। रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ मोस्ट ऑफ द असेंबली सेगमेंट्स तकरीबन रीनेम कर दिए, 28 नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिकॉन्फिगर की है, 19 असेंबली सेगमेंट्स को डिलीट किया है। तो इन्होंने बेसिकली पूरी हारागिरी कर दी इलेक्टोरल मैप के साथ। ठीक है, और ये इनकी रिकमेंडेशंस आई हैं। अब अगर हम रिजर्वेशन की बात करें, इन्होंने रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया, 16 सीट्स को रिजर्वेशन में दिया गया है। तो 7 सीट शेड्यूल्ड कास्ट हिंदूज, 7 सीट्स जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट हिंदूज के लिए रिजर्व की गई है। 9 सीट्स जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स लार्जली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिजर्व की गई है फ्रॉम गुज्जर एंड बखरवाल कम्युनिटी। ठीक है, तो इन्होंने टोटल 16 सीट्स रिजर्व की है, 7 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, 9 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ठीक है, अच्छा लोकसभा सीट्स, ये तो बात हुई असेंबली सीट्स की। लोकसभा सीट्स के लिए तो टोटल अभी जम्मू कश्मीर सेगमेंट से 5 सीटें हैं जो लोकसभा सीट्स हैं। उन्होंने ये बात की कि एक एडिशनल सीट उन्होंने प्रपोज की है। तो कमीशन हैज प्रपोज रीफ्रेमिंग ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ऑलरेडी 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इसके अलावा ये है, इन्होंने एक और लोकसभा सीट प्रपोज की है बाय मर्जिंग 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ साउथ कश्मीर एंड 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजौरी। ठीक है, इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स को मर्ज करके एक नई सीट बनाने की बात की गई है, अनंतनाग राजौरी सीट। सो इट हैज प्रपोज्ड 1 एडिशनल सीट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, अब थोड़ी टाइमलाइन देखते हैं। ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में कब कब हुई है। मतलब ऑब्वियसली अभी तो हमने देखा कि ये जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज थी वो तो जून 2021 से शुरू हुई थी, बट हिस्टोरिकली क्या बैकग्राउंड रहा है। तो सबसे पहली डिलिमिटेशन एक्सरसाइज यहाँ पर हुई थी जम्मू कश्मीर में 1951 में। एक डिलिमिटेशन कमेटी ने जो की थी। अब फुल फ्लेजेड पहला डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पर सेटअप हुआ था 1981 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1995 में, और इन्होंने जो डिलिमिटेशन किया था वो किया था 1981 सेंसस के बेसिस पे। उसके बाद से कोई डिलिमिटेशन हुआ नहीं, यानी अभी तक यहाँ पे जो सीट्स बनी हुई थी वो 1995 में जो रिपोर्ट आई थी 1981 कमेटी 1981 डिलिमिटेशन कमीशन के हिसाब से, उसके बेसिस पे बनी हुई थी। 2020 में जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद गवर्नमेंट ने एक नया डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया, और इन्होंने अब जो डिलिमिटेशन किया है उसका बेसिस क्या है 2011 सेंसस। ठीक है, 2011 सेंसस के बेसिस पे डिलिमिटेशन किया गया है। अब थोड़ा सा अपने को ये समझने की ज़रूरत है कि डिलिमिटेशन, मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एंड आई होप कि कुछ एक आइडिया आपको होगा, बट मैं उसको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ डिफाइन करना चाहूँगा कि डिलिमिटेशन है क्या। ठीक है, तो आपको पता है हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, कुछ लोग कुछ सीट्स से खड़े होते हैं ना, ऐसा कंटेस्ट करते हैं। तो अब वो सीट्स कैसे डिफाइन होती हैं, तो देयर इज़ अ डिलिमिटेशन कमीशन विच डिफाइंस दी सीट्स की है, और वो जो सीट्स डिफाइन होती है उसका बेसिस होता है पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन साइन लार्जली, और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं बट द लार्जली इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ताकि एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके अलग अलग जो सीट्स हैं उनको, और एक यूनिफॉर्म इलेक्शन प्रोसेस करवाया जा सके। तो डिलिमिटेशन इज द एक्ट ऑफ फिक्सिंग और रीड्रॉइंग द लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ कंट्री और अ प्रोविंस हैविंग अ लेजिस्लेटिव बॉडी एज पर द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, डिलिमिटेशन, अब ये पूरी एक्सरसाइज करने के लिए जो बॉडी होती है वो होता है डिलिमिटेशन कमीशन, और ये इतनी पावरफुल बॉडी होती है कि इनके जो ऑर्डर्स होते हैं उन्हें कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड बाय एनी कोर्ट। ठीक है, जैसा मैंने कहा डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज पॉपुलेशन साइज पे बेस्ड होती है। ठीक है, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जब भी होती है सीट्स चेंज हो सकती है। जैसे अभी हमने बात किया कि जो पहले नंबर था 83 था, अब नंबर जो गया है वो 90 हो गया है। ठीक है, इसके अलावा
डिलिमिटेशन कमीशन के पास पावर होती है कि वो कुछ सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड रख सकता है, जैसा अभी हमने देखा कि उन्होंने 16 सीट्स जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व की है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो आर्टिकल 82 ये कहता है कि पार्लियामेंट हर सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन एक्ट लेकर के आ सकती है। पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, और जैसे ही वो एक्ट आता है एक नया डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हर 10 साल के बाद आप पॉपुलेशन में चेंज नोटिस करते हो और अकॉर्डिंगली आप टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एडजस्ट कर सकते हो। फिर आर्टिकल 170 कहता है कि स्टेट गेट्स डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लोकसभा सीट, स्टेट के भी अलग अलग असेंबली इलेक्शंस के लिए अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिसाइड हो जाता है। ऑल्सो गेट्स डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। अच्छा, हु इज इंक्लूडेड इन अ डिलिमिटेशन कमीशन। अब ये डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरशिप क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके कंपोजिशन में एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और फिर रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मतलब जिस स्टेट में डिलिमिटेशन हो रहा है वहां के इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, अब डिलिमिटेशन की जरूरत क्या है। डिलिमिटेशन की जरूरत दो है, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन चेंज होती रहती है। ठीक है, देयर इज अनइवन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हमारे यहाँ कुछ एरियाज में ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, कुछ एरियाज में कम पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ ज़्यादा सीट्स होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप ज़्यादा पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, जहाँ कम पॉपुलेशन होगी वहाँ कम सीट्स होंगी। तो अनइवन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है हमारे यहाँ। नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम पॉपुलेशन है। ठीक है, प्लेन्स एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, फिर इसके अलावा कंटिन्यूअस माइग्रेशन ऑफ पीपल। ठीक है, अब पॉपुलेशन है तो सही, बट पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करती रहती है। आज कुछ लोग एक स्टेट में हैं, कल हो सकता है वहाँ से एक मास माइग्रेशन हो जाए। ठीक है, या किसी स्टेट में मास माइग्रेशन हो जाए। इसीलिए भी हमें बार बार चेक करना होता है कि क्या पॉपुलेशन टेंडेंसी है और उसी के अकॉर्डिंगली सीट्स डिसाइड होती है। तो इसलिए टाइम टू टाइम इसीलिए ये प्रोविजन दिया गया है कि हर सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन एक्ट बनाया जाए, एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाए और वो बाउंड्रीज डिसाइड करे। ठीक है, तो डिलिमिटेशन कमीशन कब से सेटअप हुए हमारे देश में? आज़ादी के बाद पहला 1952 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था, डिलिमिटेशन एक्ट आया था। उसके बाद 62 में हुआ, 72 में हुआ, 81 सेंसस के बाद नहीं बनाया गया, 91 सेंसस के बाद भी नहीं बनाया गया। फिर सीधे 2001 सेंसस के बाद 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। और आज की तारीख में जो हमारा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2002 डिलिमिटेशन कमीशन के हिसाब से है। 2002 का जो डिलिमिटेशन कमीशन था उसके बेसिस पे बेसिकली सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब आप कहोगे सर सेंसस तो 2011 में भी आ चुका था, तो फिर 2012 में डिलिमिटेशन कमीशन क्यों नहीं आया, डिलिमिटेशन एक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि 2001 में जो सेंसस हुआ था और उसके बेसिस पे जब डिलिमिटेशन एक्ट 2002 बनाया था उस समय एक अमेंडमेंट किया गया था, 84th अमेंडमेंट, जिसमें डिसाइड किया गया था कि इस सेंसस के बाद अगले 25 सालों तक यानी 2026 तक जो बाउंड्रीज हम आज सेट कर रहे हैं वही बाउंड्रीज रहेंगी। तो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर कार्व्ड आउट ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस एंड दे शैल कंटिन्यू टू बी इन ऑपरेशन टिल 2026। और नेक्स्ट डिलिमिटेशन जो किया जाएगा वो बेसिकली 2021 सेंसस के बेसिस पे किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 2026 में जब भी आप बाउंड्रीज चेंज करोगे तो उसके पहले का लेटेस्ट डेटा होगा वो 2021 सेंसस का होगा। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है 2021 में सेंसस हुआ ही नहीं है, अब वो 2022 में शेड्यूल्ड है। तो जो भी ये डेटा आएगा इसके बेसिस पे अगली टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्रॉ की जाएगी नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्ट के लिए, जो कि होपफुली 2026 के अराउंड आएगा। ठीक है, तो ये आपका डिलिमिटेशन का टॉपिक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। यूनिवर्सलाइज मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम सेज एक्टिविस्ट। यहां पर हम जिस स्कीम की बात कर रहे हैं वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, ये अभी न्यूज में थी। न्यूज में इसलिए थी क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट ने बेसिकली इस मैटरनिटी बेनिफिट, इट्स अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम। मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम का मतलब ये है कि जो भी विमेन माँ बनने वाली हैं उनको ये कैश बेनिफिट प्रोवाइड करता है। और इसमें ये बात की गई थी कि पहले चाइल्ड को ये जब आपका पहला बच्चा हो रहा होता है तो आपको 5,000 रुपये का एक कैश बेनिफिट मिलता है। इसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आपका सेकंड चाइल्ड होगा, अगर वो लड़की हुई तो आपको कैश बेनिफिट मिलेगा, लड़की नहीं हुई तो आपको कैश बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसी चीज़ को ऑपोजिशन जो है अपोज करा था। ऑपोजिशन कह रहा था क्योंकि ये मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, ठीक है, ये गर्ल चाइल्ड के प्रमोशन के लिए स्कीम नहीं है, तो
इस स्कीम का बेनिफिट आपको दूसरे बच्चे पर भी मिलना चाहिए, यूनिवर्सलाइज कर देना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ये स्कीम का बेनिफिट आपको दूसरे बच्चे पर भी मिलना चाहिए। तो ये बेसिकली विवाद हो रहा था। अब थोड़ा सा अपन इस स्कीम के बारे में समझते हैं। स्कीम 2017 से आई थी। 1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लॉन्च की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, यानी मदर को प्रेगनेंसी के दौरान जो न्यूट्रिशनल नीड्स चाहिए होती हैं, तो थोड़ा पैसा उनको दिया जाता है ताकि जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। इस दौरान क्योंकि विमेन काम भी नहीं कर सकती है, तो एक जो वेज लॉस होता है उसको भी बेसिकली भरा जा सके, इसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई। एक प्रधानमंत्री कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू स्कीम को मॉनिटर किया जाता है। स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है, जैसा मैंने कहा बेनिफिट्स क्या मिलता है? 5,000 रुपये मिलते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, 5,000 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, 5,000 रुपये मिल रहे हैं आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, कब कब मिलते हैं? पहला 1,000 रुपये जब आप प्रेगनेंसी रजिस्टर करवाते हो, अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे 1,000 रुपये मिलते हैं। प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद 2,000 रुपये मिलते हैं, और बेबी डिलीवर करने के बाद और उसका टीकाकरण कंप्लीट होने के बाद आपको बचे हुए 2,000 रुपये मिलते हैं आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड वैक्सीनेशन फॉर द न्यू बॉर्न। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्म दिया है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ अगर हुआ है, तो जननी सुरक्षा योजना के तहत इसको क्लब करके 5,000 के बजाय 6,000 रुपये भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, बेनिफिशियरीज कौन है? वो सारी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स जो पहली बात तो किसी ऑलरेडी किसी ऐसी स्कीम में कवर नहीं होती, यानी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है या PSU एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इस तरह के बेनिफिट्स हैं। तो आप ऑलरेडी इस तरह का बेनिफिट आपको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी मिल रहा है तो फिर यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात कि आपकी जो डिलीवरी है, फर्स्ट चाइल्ड आपका जो है वो 2017 के बाद होना चाहिए। 1 जनवरी 2017 के बाद अगर आपका फर्स्ट चाइल्ड हो रहा है तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, यानी आप इस स्कीम के शुरू होने के बाद से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है, स्कीम शुरू होने के बाद से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब हम बात करेंगे न्यू एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस पे। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस इशू की। ठीक है, अब मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस जो हैं ये क्या चीज़ है, किस तरह का एक्रेडिटेशन दिया जा रहा है? ये बेसिकली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक्रेडिटेशन मिलेगा जो एलिजिबल जर्नलिस्ट होंगे उनको। अभी तक हिंदुस्तान में तकरीबन 2,457 PIB एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं। अब ये एक्रेडिटेशन क्या होता है? PIB एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट बेसिकली हैं क्या, ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इट्स काइंड ऑफ अ मीडिया पास। ठीक है, ये सिर्फ दिल्ली NCR में जो लोग जर्नलिस्ट हैं उनको मिलेगा, और ये जर्नलिस्ट को अलाउ करता है कि जो गवर्नमेंट के बड़े फंक्शंस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसेज हैं, वहाँ पर जिनको ये एक्रेडिटेशन मिला है वो लोग एंट्री ले सकते हैं। तो इट इज़ इशूड बाय प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो टू अलाउ जर्नलिस्ट एक्सेस टू गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड ऑफिशियल फंक्शंस। अगर आपके पास एक्रेडिटेशन है तो आप ऑफिसेज में एंट्री ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सो इट कैन बी सीन एज अ मीडिया पास दैट अलाउज एंट्री इनटू गवर्नमेंट ऑफिसेज व्हिच इंक्लूड्स पार्लियामेंट एंड इवेंट्स। आई मीन इट कैन बी अ इंटरनेशनल इवेंट, इट कैन बी अ होस्टिंग ऑफ एन इंटरनेशनल डिग्निटरी। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी बड़े इवेंट्स में आपको तभी एज अ जर्नलिस्ट एंट्री मिलेगी जब आप PIB एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हो। ठीक है, अब क्या बेसिकली जो बॉडी ये आपको एक्रेडिटेशन देगी उसका नाम होगा सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी, सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी। कमेटी विल बी चेयर्ड बाय प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, और तकरीबन 25 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। 2 साल इस कमेटी के पास टेन्योर होगा। आफ्टर 2 years उसके बाद फिर कमेटी के मेंबर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्रोविजंस फॉर ग्रांटिंग एक्रेडिटेशन। अब किन लोगों को एक्रेडिटेशन मिल सकता है? ठीक है, सबसे पहली बात, एक्रेडिटेशन इज अवेलेबल फॉर जर्नलिस्ट लिविंग ओनली इन दिल्ली NCR रीजन। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जर्नलिस्ट दिल्ली या NCR रीजन में रह रहे हैं सिर्फ उन्हीं को एक्रेडिटेशन मिलेगा, क्योंकि लार्जली ये जो हाई प्रोफाइल इवेंट्स हैं या मेजर गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो दिल्ली NCR रीजन में ही हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सीनियर जर्नलिस्ट होने चाहिए, कम से कम 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप
ईदर वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट और एज अ कैमरा पर्सन इन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि दोनों लोगों को ही एक साथ ज़रूरत पड़ती है जाने की, या फिर कम से कम 15 साल आपने एज अ फ्रीलांसर काम किया हो किसी बड़े न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो। वेटरन जर्नलिस्ट जो हैं जिनका एक्सपीरियंस 30 साल से ज़्यादा का है और जिनकी एज 65 से ज़्यादा है, वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब क्या किसी भी न्यूज़पेपर के साथ आपने 5 साल काम किया है तो आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा? नहीं। ठीक है, उस न्यूज़पेपर का मिनिमम डेली सर्कुलेशन 10,000 होनी चाहिए, कम से कम 10,000 कॉपीज़ रोज बिकनी चाहिए, यानी 10,000 से ज़्यादा लोग वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होने चाहिए। न्यूज़ एजेंसीज के पास कम से कम 100 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट के लिए काम करते हो तो उस न्यूज़ वेबसाइट पे कम से कम 10 लाख यूनिक विजिटर्स हर महीने आने चाहिए। अगर आप ऐसे किसी ग्रुप से जुड़े हुए हो तो ही आप इन ऑफिसेज में एंट्री ले सकते हो। ऐसे कोई भी छोटा मोटा न्यूज़पेपर का कोई भी छोटा मोटा जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन नहीं मिलेगा। अगर आप किसी फॉरेन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के फ्रीलांसर हो तो आपको एक्रेडिटेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात है प्रोविजन फॉर ग्रांटिंग एक्रेडिटेशन, यानी कौन एलिजिबल है जिनको एक्रेडिटेशन मिलेगा। अब बात आता है कि प्रोविजन टू विड्रॉ या सस्पेंड। अब ऐसा है कि अगर आपको मिला हुआ एक्रेडिटेशन तो आपसे विड्रॉ भी किया जा सकता है या छीना जा सकता है। क्या कब छीना जा सकता है? जब कोई जर्नलिस्ट ऐसा कोई काम कर दे विच इज प्रेजुडिशियल टू द कंट्री सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर या डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट। तो यानी बेसिकली कोई भी काम आप ऐसा करते हो जो नेशनल सिक्योरिटी, हार्मनी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट चला जाता है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आ जाता है, ऐसी किसी भी कैटेगरी में कोई जर्नलिस्ट ने कोई ऐसा काम किया तो फिर उससे उसका एक्रेडिटेशन वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा आपको अगर एक्रेडिटेशन मिल जाता है तो आप उसको किसी विजिटिंग कार्ड पे या मीडिया प्रोफाइल पे या वेबसाइट पे इस तरीके से आप डिस्प्ले नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिस्प्ले यूजिंग द वर्ड एक्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सोशल मीडिया प्रोफाइल या विजिटिंग कार्ड या लेटर हेड या किसी भी तरीके से आप उसको ऐसे डिस्प्ले नहीं कर सकते। इट इज योर मीडिया पास, दिस इज नॉट टू फ्लॉन्ट इट। ठीक है, अच्छा देखो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट आया। केरला गवर्नर ने अभी लोकायुक्त ऑर्डिनेंस विच बेसिकली अमेंड्स केरला लोकायुक्त एक्ट, तो उस पर उन्होंने बेसिकली साइन कर दिया जिससे लोकायुक्त पावर को सब्सटेंशियली डाइल्यूट कर दिया गया है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये केरला के गवर्नर साहब ने ऑर्डिनेंस पे साइन किया है टू अमेंड द केरला लोकायुक्त एक्ट 1999। ठीक है, तो क्या गवर्नर के पास ये पावर होती है? जी हाँ, स्टेट में गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस को अप्रूव कर सकता है अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है स्टेट में गवर्नर को। ऐसे ही सिमिलरली प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो बेसिकली अप्रूव एन ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पर हम गवर्नर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली क्या है ये ऑर्डिनेंस? इस अमेंडमेंट के बाद देखो टिपिकली जो पहले केरला लोकायुक्त एक्ट था उसमें सेक्शन 14 में एक प्रोविज़न था कि बेसिकली अगर लोकायुक्त ने किसी पब्लिक सर्वेंट को करप्शन का दोषी पाया तो वो एक ऑर्डर पास कर सकता है और उस ऑर्डर के हिसाब से उस गवर्नमेंट सर्वेंट को, उस पब्लिक सर्वेंट को अपनी पोजीशन तुरंत खाली करनी पड़ेगी, तुरंत छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, और कोई अपील का राइट भी नहीं है। ठीक है, तो अब इस ऑर्डिनेंस के बाद लोकायुक्त का जो प्रोविजन है, लोकायुक्त की जो पावर्स है वो मैंडेटरी से रिकमेंडेटरी हो गई है। यानी लोकायुक्त रेकमेंड कर सकता है कि यार इस आदमी ने करप्शन किया, इसको इसकी पोजीशन छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये एक स्टेट द्वारा एक कॉम्पिटिटिव बॉडी बनाई जाएगी और उसके ऊपर है कि वो चाहे तो वो रिकमेंडेशन माने, चाहे तो वो नहीं माने। ठीक है, टिपिकली नहीं मानेगी, आपको भी पता है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट वुड हैव द पावर टू ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द वर्डिक्ट ऑफ द लोकायुक्त। Amendment has taken away mandatory nature of verdict by the anti-corruption body. It has made it recommendatory rather than mandatory. So basically, this is again a direct attempt to reduce the powers of लोकायुक्त। अब गवर्नर ने इसका क्या जस्टिफिकेशन दिया है? गवर्नर कहते हैं कि एग्जिस्टिंग एक्ट जो है वो नेचुरल जस्टिस को डिनाई करता है क्योंकि अपील की पावर्स भी नहीं है। अगर लोकायुक्त ने कह दिया, पर्सनल ग्रज में आकर भी कह दिया कि नहीं यार तुमने करप्शन किया है, तो उसके पास कोई पावर नहीं है अपील करने की। ठीक है, तो इसके अलावा 2 हाई कोर्ट्स ने भी इस तरह के वर्डिक्ट्स दिए जिनमें उन्होंने कहा कि लोकायुक्त का जो जुरिस्डिक्शन है वो रिकमेंडेटरी होना चाहिए, मैंडेटरी के बजाय। ठीक है, तो ये जस्टिफिकेशन इस मूव को दिया गया है। अब थोड़ा सा लोकायुक्त के बारे में समझते हैं। तो देखो हमारे यहाँ जो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट है 2013, उसके तहत लोकायुक्त का क्रिएशन बेसिकली 2014 में ये एक्ट एनफोर्स किया गया था।
ठीक है। लोकायुक्त तो सेंट्रल लेवल पे लोकपाल है, इट इज द ऑम्बड्समैन, ठीक है, करप्शन प्रोब करने के लिए सेंट्रल लेवल पे लोकपाल है और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त है। दीज आर स्टैच्यूअरी बॉडीज, क्योंकि एक्ट से आई है ना, स्टैट्यूट से आई है, तो दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दीज आर स्टैच्यूअरी बॉडीज एंड दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ऑम्बड्समैन टू प्रोब द करप्शन केसेस अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज, ठीक है। अब इनिशियली जब ये एक्ट आया था तो ऐसा कहा गया था कि हर स्टेट के पास बेसिकली अपना एक लोकायुक्त होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेकिन इस लॉ को थोड़ा सा डाइल्यूट करके स्टेट्स के ऊपर रख दिया कि आप लोकायुक्त के बारे में डिसाइड कर सकते हो, उनकी पावर्स भी डिसाइड कर सकते हो। तो आज की तारीख में हर स्टेट के पास अलग अलग लोकायुक्त एक्ट हैं और अलग अलग उनकी जो पावर है वो वेरी करती है। किसी स्टेट में लोकायुक्त के पास ज़्यादा पावर है, किसी स्टेट में लोकायुक्त के पास कम पावर है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त सबसे पहले जो एस्टैब्लिश किया गया था वो महाराष्ट्र में किया था बैक इन 1971, ठीक है। तो लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन काफ़ी पुराना है, ठीक है। लोकायुक्त को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। और नॉर्मली या तो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस होता है या सुप्रीम कोर्ट जज होता है फॉर्मर, जो लोकायुक्त बनता है, ठीक है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के एक नए इनिशिएटिव की। तो देखो पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज है, ठीक है। पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में रही थी, ठीक है। इंडिया ने भी एक सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था। तो अभी यूरोपियन यूनियन ने भी आने वाले समय को देखते हुए बेसिकली इनको मैन्युफैक्चर करने की जो है और एशिया पे डिपेंडेंस कम करने की एक मुहिम छोड़िए। तो एक चिप्स एक्ट इन्होंने पास किया है। चिप्स एक्ट बेसिकली अभी पास नहीं किया, मतलब अप्रूव किया है कि इस एक्ट को अभी यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन पार्लियामेंट को बेसिकली पास करना बाकी है। और यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये एशिया पे अपनी डिपेंडेंस कम करके अपना मार्केट शेयर जो है वो डबल कर दें, 10% से बढ़ा के 20% कर दे और सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई जो है वो 4 गुना कर दे, ठीक है। तो EU अनवील्ड अ प्लान टू क्वाड्रपल द सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन यूरोप। क्वाड्रपल मतलब 4 गुना कर दे बाय 2030 टू लिमिट द ब्लॉक डिपेंडेंस ऑन एशिया। तो देखो अभी इस दुनिया में जो ज़्यादातर सप्लाई हो रही है वो 3 कंट्रीज में हो रही है, चाइना, ताइवान और साउथ कोरिया, ठीक है। तो लार्जली एशिया पे डिपेंडेंट है पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई को लेकर के। और सेमीकंडक्टर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। चाहे वो इलेक्ट्रिक कार्स है, स्मार्टफोन्स है या किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पिछले साल बड़ा क्राइसिस हुआ था शॉर्टेज को लेकर के, तो इस आगे ना हो ऐसा, इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने बेसिकली ये प्रपोजल लेकर आए हैं। सो दे आर प्लानिंग टू पास दिस चिप्स एक्ट, जिसमें दे आर ट्राइंग टू मोबिलाइज अबाउट 43 बिलियन यूरोज या तकरीबन 50 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। जहां पर ये अपना मार्केट शेयर 10% से बढ़ा करके 20% करना चाहता है यूरोपियन यूनियन। बट द प्रपोजल विल नीड द अप्रूवल ऑफ EU मेंबर स्टेट्स एंड यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए, तो हरियाणा भी एक अपना एंटी कन्वर्जन बिल पास कर रहा है। अभी रिसेंटली अपने कर्नाटका एंटी कन्वर्जन बिल के बारे में बातें की थी, उससे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में बात की थी। तो बहुत सारे इंडियन स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी एंटी कन्वर्जन बिल पास कर चुके हैं। सबसे पहले ओडिशा ने पास किया था और अब हाल ही में हरियाणा कैबिनेट ने अप्रूव किया। अगेन हरियाणा असेंबली में भी ये पास होना बाकी है, बट कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल? हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस बिल, ठीक है। तो फॉर्मेट सेम है। किसी भी तरह के चाहे वो मिस रिप्रेजेंटेशन, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इंटिमिडेशन, इस तरीके से अगर आपने किसी का धर्म परिवर्तन किया है, बेसिकली जो हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं, लालच, धोखा या दबाव, इनमें से कोई भी आपने यूज़ करके मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या फ्रॉड के थ्रू या कोवर्जन के थ्रू या अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू रिलीजियस कन्वर्जन किया है, तो वो एक पीनल ऑफेंस होगा। और इससे की गई इनमें से किसी भी तरीके से की गई शादी भी नल एंड वॉइड मानी जाएगी। इंटरेस्टिंग प्रोविजन क्या है? द बर्डन ऑफ द प्रूफ लाइज ऑन द अक्यूज्ड। अगर किसी के ऊपर धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाने का या धोखे से करवाने का या लालच देके करवाने का आरोप लगाया गया है, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है यानी उसे साबित करना होगा कि ऐसा नहीं है, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज्ड के ऊपर होगा, ठीक है। इसमें हायर पनिशमेंट है नॉर्मल से फॉर कन्वर्जन। अगर आपने किसी माइनर विमेन या किसी SC ST के मेंबर को कन्वर्ट किया गया है तो ज़्यादा पनिशमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। जो भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना है उसको एक डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा कि मेरा जो धर्म परिवर्तन हो रहा है वो किसी फ्रॉड्यूलेंट मीन्स से नहीं किया जा रहा है, ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, ठीक है।
इसके अलावा ऐसी कोई शादी जिसमें कंसीलमेंट ऑफ रिलीजन किया गया, जिसमें इनिशियली धर्म नहीं बताया गया और बाद में किसी को धर्म का पता चला, ऐसी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आर्टिकल 25 कहता है यू हैव अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोफेस एनी रिलीजन। ठीक है, आपके पास किसी भी धर्म को फॉलो करने की आज़ादी है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, ये सारी आज़ादी आपको संविधान देता है। लेकिन नो पर्सन शैल फोर्स देयर रिलीजियस बिलीफ्स ऑन अदर्स, किसी भी व्यक्ति को अपनी जो भी धार्मिक आस्थाएं हैं या जो भी बिलीफ्स हैं वो किसी और पे थोपने का अधिकार नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फेमस जजमेंट है हार्डिया जजमेंट, मैरिज और कन्वर्जन को लेकर के, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो अपना पार्टनर चूज कर सकता है। इनफैक्ट इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस ओन चॉइस, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी के व्यक्ति से शादी कर सकता है। ठीक है, तो ये जो भी मैटर्स हैं कि वो क्या पहने, क्या खाए, क्या सोचे, किससे प्यार करे, ये सब सेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी है, और इसको ना तो स्टेट ना लॉ ये डिक्टेट कर सकता है कि नहीं आप यही खाओ, यही पियो, यही बेसिकली पहनो या इसी से शादी करो। ठीक है, तो ये हार्डिया जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, चलिए क्या पहनो से मुझे ये भी एक टॉपिक अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। कर्नाटका में हिजाब को लेकर के काफ़ी वायलेंस हो रही है, ड्रेस कोड को लेकर के काफ़ी वायलेंस हो रही है, आप लोगों ने भी इस बारे में पढ़ा होगा, हम और थोड़ा इस बारे में बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी एक अपील फाइल की गई है। बेसिकली कर्नाटका हाई कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि जो ये वायलेंस चल रही है, तो थोड़ा सा और मैं इसको और बैकग्राउंड में लेकर के चलता हूँ। तो कर्नाटका में एक उडुपी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर 6 मुस्लिम विमेन को क्लासेस अटेंड करने से मना कर दिया गया क्योंकि वो हिजाब पहन रही थी। ठीक है, उन्होंने इसके खिलाफ कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील कर दी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में अपील कर दी। उन 6 विमेन को काउंटर करने के लिए, अच्छा ये बात है, फिर धीरे धीरे और कॉलेजेस में फैली, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन होने लगे, और जो बॉयज़ थे वो सेफ्रॉन जो है शॉल्स पहन कर आने लगे, भगवा कपड़े पहन कर आने लगे, और उन्होंने उनको काउंटर किया कि ठीक है आप अपने धर्म का पहन सकते हो, हम अपने धर्म का पहन सकते हो, और बेसिकली थोड़ा सा एटमॉस्फेयर जो है वो विशियस एटमॉस्फेयर हो गया, वायलेंस होने लगी। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जब तक ये मामला थम नहीं जाता तब तक कोई भी ना तो हिजाब पहन कर आए, ना भगवा शॉल पहन कर आए, ना भगवा साफा पहन कर आए। ठीक है, मतलब आप अपने रिलीजियस क्लोथिंग को अवॉइड करो जब तक मैटर रिजॉल्व नहीं होता। तो इस पर फिर अपील कर दी गई इन 6 विमेन कैंडिडेट्स के द्वारा कि आप हमें हमारा धर्म फॉलो नहीं करने दे रहे हो, आप हमें हिजाब नहीं पहनने दे रहे हो। ठीक है, और वायलेंस को देखते हुए कर्नाटका गवर्नमेंट ने 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज ही बंद कर दिए कि भैया आप थोड़े टाइम घर पे रहो जब तक मैटर ठंडा नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अभी फिर गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर दिया, गवर्नमेंट ने कहा है कि आप ना किसी किस्म का रिलीजियस क्लोथिंग ना पहने। उन्होंने कहा कि जो कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज़ होती है कर्नाटका में, उन्होंने कहा कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी जो भी ड्रेस कोड दे दे आप वो फॉलो करें रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन। तो एक तरीके से उन्होंने रिलीजियस क्लोथिंग को अवॉइड करने के लिए कहा है। ठीक है, तो कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज टिपिकली MLAs होस्ट करते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक रिलीजियस एटमॉस्फेयर को विशिएट करने वाला स्टेप बताया जा रहा है। तो ये कंट्रोवर्सी ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी है, इसमें और डेवलपमेंट्स डेली बेसिस पे हो रहे हैं। हमने अभी यहाँ तक पढ़ा है, इसके आगे मेरे ख्याल से कुछ और डेवलपमेंट्स होंगे तो वो साथ के साथ हम अपडेट करते चलेंगे। तमिलनाडु असेंबली ने रीअडॉप्ट कर लिया नीट बिल। देखो आपको पता है नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए होता है, और तमिलनाडु पिछले साल न्यूज़ में रहा था ऑपोजिशन टू नीट, उन्होंने एक बिल पास किया था जिसके तहत तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नीट देना ज़रूरी नहीं था। उन्होंने कहा था कि हम 12th के मार्क्स, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के मार्क्स जो है उनको नॉर्मलाइज करके बच्चों को एडमिशन देंगे, और 7.5% रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को देंगे। तो उन्होंने एक कमेटी भी सेटअप की थी उस समय, AK राजन कमेटी, जिनकी रिपोर्ट के हिसाब से जो नीट है वो एक सोशल डिवाइड फैला रहा है। सिर्फ उन्हीं बच्चों का मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है जो अमीर हैं, जो CBSE से पढ़े लिखे हैं, जो शहरों से हैं, जो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं। और उन्होंने कहा ऐसे बच्चों का एडमिशन हो नहीं रहा मेडिकल कॉलेजेस में जो गरीब हैं, जो गाँव रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो है नीट जो है वो एक सोशल डिवाइड फैला रहा है, और सभी लोगों को मेडिकल एजुकेशन का हक है। तो तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस में उन्होंने कहा कि हम ये नीट के थ्रू एडमिशन्स लेंगे ही नहीं। ठीक है, एक सुसाइड भी हो गई थी नीट के चलते, तो फिर वो
जो स्टालिन गवर्नमेंट है उन्होंने कहा था कि हम नीट के थ्रू एडमिशन नहीं लेंगे, और ये बिल उन्होंने पास किया था। अब हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है कि भैया हिंदुस्तान में किसी भी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नीट देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट क्लैश कर रहे थे। ये जो बिल है ये गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने बिल रिटर्न कर दिया। जो गवर्नर है वहाँ पे RN रवि साहब, उन्होंने बिल रिटर्न कर दिया और ये कह करके कि इट इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। उन्होंने ये कह दिया कि ये तो बिल जो है वो बच्चों के इंटरेस्ट के खिलाफ है और जो देश के जो गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं ये उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो गवर्नमेंट ने फिर फाइनली ये बिल दोबारा भेजा है, रीअडॉप्ट किया ये बिल और फिर वापस गवर्नर के पास भेजा है। अब हमारे यहाँ आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास ये पावर है कि या तो वो बिल को एसेंट दे दे यानी अप्रूव कर दे, या वो पॉकेट वीटो टाइप की पावर है विद होल्ड एसेंट की, वो अपना एसेंट रोक ले, या वो उसे रिटर्न कर सकता है दोबारा, ठीक है, जैसा अभी RN रवि साहब ने किया, ठीक है, या फिर वो अपने प्रेसिडेंट के पास उसे कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि बिल जब दोबारा गवर्नर के पास भेजा गया है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट इसे अप्रूव कर देंगे, ऐसी उम्मीद जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जताई है। अच्छा, बिल क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। सीक्स टू डिस्पेंस विद नीट। गवर्नमेंट कहती है हमें नीट की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, हम एडमिशन देंगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बेसिस पे। हमारे यहाँ जो भी मेडिकल कॉलेजेस है, डेंटिस्ट्री, होम्योपैथी, जो भी अलग अलग तरीके के कॉलेजेस हैं, सब में एडमिशन जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पे होगा। और 7.5% रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल कोटा का मतलब है रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, जनरल, SC ST कोई भी हो आप, ठीक है, आपको अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हो तो आप 7.5% रिजर्वेशन जो है मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का रहेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, PM केयर्स फंड, ठीक है। PM केयर्स फंड एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में, ठीक है। क्यों कंट्रोवर्सी में? कि अभी ये पता लगा कि मार्च 2020 से मार्च 2021 तक एक साल में गवर्नमेंट ने जो फंड कलेक्ट किया तकरीबन 10,990 करोड़, सिर्फ उसका कितना 36% इस्तेमाल हुआ है अभी तक। 64% फंड, 64% जो पैसा है वो अनयूज्ड है, यानी उस पैसे का कोई इस्तेमाल हुआ ही नहीं, ठीक है। PM केयर्स फंड किस लिए होता है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो ये जो इसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया गया था PM केयर्स फंड का, वो बेसिकली ये था कि अगर कोई बड़ी इमरजेंसी है तो जो अफेक्टेड लोग हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ये फंड बनाया गया था, ठीक है। तो इसने सिर्फ तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए अपने पहले साल के ऑपरेशंस में खर्च किए और लार्जली जो पैसा है वो अभी तक खर्च हुआ नहीं है, ठीक है। तो PM केयर्स फंड अपनी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज ने बार बार ये डिमांड की है कि PM केयर्स फंड के ट्रांजैक्शंस और स्ट्रक्चर को रिवील किया जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा इस फंड के बारे में समझते हैं। पहली बात तो फुल फॉर्म क्या है PM केयर्स फंड की? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, ठीक है। ये फंड एज अ ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया गया था इन मार्च 2020, ठीक है। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशंस भी रिसीव कर सकता है, डोनेशंस भी रिसीव कर सकता है, और डोनेशंस जो है वो 100% टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के साथ इसे अक्सर कंफ्यूज किया जाता है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। सो इट इज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड एज अ ट्रस्ट which can receive donations, and donations are exempted from taxation. It can also receive foreign contribution, ठीक है, and it is different from Prime Minister National Relief Fund, ठीक है। आइडिया क्या है? बेसिकली टू प्रोवाइड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है। अब फंड को एडमिनिस्टर कौन करता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर यानी अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और निर्मला सीतारमन जी जो हैं इसकी एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज हैं, ठीक है। अब 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट को यह बताया गया था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड नहीं है, ना ही इसमें जो पैसा आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। और फिर ये क्वेश्चंस उठाए गए थे कि जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड नहीं है तो इसका नाम PM केयर्स फंड क्यों है? क्योंकि PM केयर्स फंड तो कोई भी सुन करके आपको यही लगता है ना कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड है, मैं जब इसमें डोनेट कर रहा हूँ तो भारत सरकार के पास पैसा जा रहा है, और क्यों इसमें जो है आप ने इस तरह का स्ट्रक्चर उसे बनाया। टैक्स एग्जेम्पशन आप किस बेसिस पे देते हो जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड नहीं है? तो अगर ये एक प्राइवेट फंड है तो टैक्स एग्जेम्पशन किस बेसिस पे दिया जाता है? तो इस तरीके के बहुत तरीके के सवाल इस पर उठे थे जो अभी भी पेंडिंग है। देखो अभी एक बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जो न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो ये यूके में एक्सपेरिमेंट हुआ हाल ही में। साइंटिस्ट इन यूके सेड दे हैव अचीव्ड अ न्यू माइलस्टोन इन प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। तो बेसिकली किया क्या इन्होंने अभी एक न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने तकरीबन 59 मेगा जूल्स ऑफ सस्टेन्ड एनर्जी जनरेट की, ठीक है।
ये 97 में जो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड था उससे डबल है, यानी पिछले रिकॉर्ड से 2 गुना ज़्यादा एनर्जी इन लोगों ने जनरेट की। कहाँ पर? इट्स अ जॉइंट यूरोपियन टोरस फैसिलिटी, ठीक है। तो फैसिलिटी का नाम क्या है? जॉइंट यूरोपियन टोरस या जेट फैसिलिटी से कहा जाता है, नियर ऑक्सफोर्ड इन सेंट्रल इंग्लैंड, ठीक है। अच्छा, अब ये एनर्जी जो जनरेट की गई उसके लिए जो मशीन इस्तेमाल की गई उसे कहा जाता है टोकामैक, ठीक है। अगर आपने चाइना के आर्टिफिशियल सन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके, तो आपको याद हो वहाँ पर भी जो रिएक्टर था उसे हम कहते थे ईस्ट, है ना, एक्सपीरियंशियल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। तो ये जो एनर्जी जो है ये जिस मशीन में जनरेट की गई है टोकामैक किया गया। टोकामैक एक मशीन होती है जो प्लाज्मा को कन्फाइन करती है एक डोनट शेप्ड कंटेनर में जिसे टोरस कहा जाता है, ठीक है। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है, ठीक है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो टोकामैक को 2 रशियन साइंटिस्ट ने कंसेप्चुलाइज किया गया था। इनिशियली ये जो टोकामैक जो मशीन है जिसमें ये बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस की गई है, इसको सबसे पहले 2 सोवियत फिजिसिस्ट्स ने कंसेप्चुलाइज किया था। इनका नाम था इगोर टेम एंड एंड्रे सखारोव, ठीक है। तो बेसिकली किया क्या जाता है, जो सन के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको मिमिक किया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, इनको सन के कोर में जो टेम्परेचर होता है उससे 10 गुना ज़्यादा टेम्परेचर पे इनको बेसिकली हीट किया जाता है और इससे प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा जैसा मैंने कहा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, 3 क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक से फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। ये भी एक गैसिफाइड फॉर्म होता है, ठीक है। और बेसिकली इसी से जो है न्यूक्लियर फ्यूजन आगे जा करके क्रिएट होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन की इंपॉर्टेंस क्या है, इस एक्सपेरिमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? अगेन इट विल क्रिएट अ परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, ठीक है। ये मैनकाइंड की एक बड़ी लंबी क्वेस्ट है क्योंकि ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के भरोसे चल रहे हैं, ऑयल, कोल, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इससे हमें इमेंस सोर्स ऑफ एनर्जी मिल सकता है। ये लो कार्बन है और ये ज़्यादा सेफ भी है, ठीक है। तो इसके अलावा इस एक्सपेरिमेंट से जो डेटा आएगा वो एक बड़ा बूस्ट होगा ITER के लिए। ITER क्या है? ये भी एक न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट है जो एक काफ़ी बड़े स्केल पे प्रपोज्ड है, ठीक है। तो JET फैसिलिटी से जो डेटा आ रहा है वो ITER में अल्टीमेटली काफ़ी काम आएगा। हम ITER के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ITER इज इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये 7 कंट्रीज से बैक किया हुआ प्रोजेक्ट है। इसमें चाइना है, इंडिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, यूरोपियन यूनियन है, रशिया है या USA भी है। तो लगभग सारी जो बड़ी कंट्रीज हैं, रशिया, USA, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, दीज आर ऑल बिग विग्स जो ये फ्रांस में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आइडिया क्या है? वी वांट टू प्रोड्यूस 500 मेगावाट ऑफ फ्यूजन पावर, 500 मेगावाट ऑफ फ्यूजन पावर वी वांट टू जनरेट थ्रू दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? देखो आपने पढ़ा होगा बचपन में साइंस में फिजन और फ्यूजन। तो फ्यूजन जो है वो सन और स्टार्स में एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं टू प्रोड्यूस हीलियम इनसाइड द सन एंड रिलीज इमेंस। तो जब ये बेसिकली जब ये एटम्स कंबाइन होते हैं तो ये इमेंस हीट रेडिएशन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो जहां फिजन में आइसोटोप्स को स्प्लिट किया जाता है यहाँ पर कंबाइन होते हैं ना। तो फ्यूजन रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन अ स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में हम अभी बात कर रहे थे। तो प्लाज्मा इज अ हॉट चार्ज गैस मेड ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इट इज ऑल्सो नोन एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो इसी प्रोसेस को कंडक्ट करके सोलर रिएक्शंस को मिमिक करके वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ परमानेंट एनर्जी सोर्स। तो 3 बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात कर पा रहे हैं। एक तो चाइना में जो एडवांस्ड आर्टिफिशियल सन हम बात कर रहे थे, ईस्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक ये जो यूरोप में चल रहा है जॉइंट यूरोपियन टॉरस JET, और फिर जो साउथ ऑफ फ्रांस में चल रहा है ITER। 3 बड़े एक्सपेरिमेंट्स लगभग आर्टिफिशियल सन या न्यूक्लियर फ्यूजन के अराउंड चल रहे हैं। ये कंबाइंड टॉपिक हो सकता है, आप तीनों के नोट्स प्रिपेयर कर लें। अच्छा, देखो अभी एक और इंटरेस्टिंग अपडेट, आज का लास्ट अपडेट हम देखते हैं। इंडियाज mRNA वैक्सीन लाइकली बाय अप्रैल। तो ऐसी न्यूज़ आई है कि हिंदुस्तान में भी एक mRNA बेस्ड वैक्सीन आ सकती है बाय द एंड ऑफ अप्रैल। तो ऑलरेडी US में, यूरोपियन कंट्रीज में mRNA बेस्ड वैक्सीन चल रही है। हिंदुस्तान में अभी तक नहीं बनी थी, बट इंडिया में भी ऐसा पुणे बेस्ड एक कंपनी है जो एडवांस्ड स्टेजेस पर है और हो सकता है बाय द एंड ऑफ अप्रैल इनको अप्रूवल मिल जाए। तो डेटा फ्रॉम ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ इंडियाज होम ग्रोन mRNA COVID-19 वैक्सीन इज लाइकली टू बी प्रेजेंटेड एंड ऑफिशियल्स आर एमिंग टू रोल आउट द प्रोडक्ट बिफोर अप्रैल, ठीक है।
तो कंपनी का नाम क्या है, पुणे बेस्ड कंपनी है जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, जो ये एक्सपेरिमेंट लेकर के आ रही है। ठीक है, सो बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, जैसे मैंने कहा दुनिया भर में ये वैक्सीन्स चल रही है, यूरोपियन यूनियन में भी चल रही है, यूएस में भी चल रही है। ठीक है, ये वैक्सीन्स जो हैं ये क्विकर टू मैन्युफैक्चर होती है, जल्दी मैन्युफैक्चर की जा सकती है, थोड़ी सी स्लाइटली एडवांस्ड भी बताई जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इनकी एक वैक्सीन की एक जो लिमिटेशन दुनिया भर में है वो ये है कि इनको सब जीरो टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है। अब ठीक है, जो ठंडी कंट्रीज़ हैं या जो बहुत नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स पर हैं उन कंट्रीज़ के लिए तो ये उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, बट हिंदुस्तान जैसे देश में, ठीक है, जो ट्रॉपिकल कंट्री है, ऐसे देश में इसको जो इस तरह की वैक्सीन को स्टोर करना एक काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जो जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स की वैक्सीन है उसको ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है हमारे लिए। ठीक है, अब mRNA वैक्सीन, mRNA पहले तो ये समझो होता क्या है, मैसेंजर RNA। ठीक है, तो mRNA वैक्सीन क्या करती है, हमारी बॉडी में वायरल प्रोटीन्स बनवाती है। ठीक है, हमारी बॉडी को ट्रिक करती है कि वो वायरल प्रोटीन्स बनाए। वो वायरल प्रोटीन्स इस तरीके से बनते हैं कि वो असेंबल करके, सोलो होते हैं, असेंबल होकर के वायरस नहीं बन सकते, और उन वायरल प्रोटीन्स की उपस्थिति की वजह से हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज बना लेता है, ताकि जब रियल वायरस हमारे पास आए तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होती है उसको फाइट आउट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली टू प्रोड्यूस एन mRNA वैक्सीन, साइंटिस्ट प्रोड्यूस अ सिंथेटिक वर्जन ऑफ mRNA दैट अ वायरस यूजेस टू बिल्ड इट्स इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। तो एक सिंथेटिक mRNA बनाया जाता है और वो हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है। ये mRNA इज डिलीवर्ड इनटू द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इससे फिर वो वायरस वाले प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन सॉलिटरी होते हैं, ये वायरस बना नहीं सकते, हमारा इम्यून सिस्टम इसको डिटेक्ट करके एंटीबॉडीज बना लेता है और उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये पूरा mRNA बेस्ड वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है। तो यानी आपकी बॉडी में एक सिंथेटिक mRNA डाला जाता है जो वायरल प्रोटीन्स को इंड्यूस करता है, वायरल प्रोटीन्स जो है वो एंटीबॉडीज को इंड्यूस करते हैं और एंटीबॉडीज जो है वो हमारी बॉडी को डिफेंड करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहां पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये फरवरी 7 to 11 के बीच में जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनके ऊपर पूरे सेट्स बन सकते हैं, वो टॉपिक्स हमने इस सेशन में कवर किए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, एंड वी विल कम आउट विद मोर इंफॉर्मेशन in the next video next week. Till then, take care, goodbye and keep reading.